ज़रा हटके में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ख्वाब है सरसब्ज़ पाकिस्तान का, बेशतर मंसूबे हैं जनूबी पंजाब में, जहां लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को आबाद किया जा रहा है। बात है SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, जहाँ पे जिसके मुताबिक सहरा में हरियाली होगी, ज़राअत के मंसूबे बनेंगे। नेशनल इरिगेशन नेटवर्क के तहत मुतअद्दिद कैनाल्स तामीर की जाएंगी। 6 स्ट्रेटिजिक कैनाल्स हैं जो प्रायोरिटी हैं, जिनमें चश्मा राइट बैंक, कच्छी कैनाल, रेणी कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल और चोलिस्तान कैनाल शामिल हैं। लेकिन सिंध में इन मंसूबों पर बदगुमानियाँ और बेचैनी बढ़ रही है। बचाने निकले, जरदारी वाजे करो ऐलान, जरदारी वाजे करो ऐलान। तरफा सिंधु दरिया आतिश चोलिस्तान कैनाल समेत 6 कैनाल ठाया पिया वञनि, जिन जे ठहण सां सिंध जी 36 लख एकड़ ज़मीन गैराबाद थी वेंदी। उन सां गॾोगॾु डाउन स्ट्रीम में पाणी न वेंदो त जेको आहे सो समुंड अधु सिंध खे गिड़काए वेंदो ऐं असां जेको आहे सिंध बर्बाद थी वेंदी। इन लाइ असां चेक करे रहिया आहियूं। असांजे जेके सिंधु दरिया जे मथां धाड़ा लॻनि था, इहे धाड़ा बंदि कया वञनि। जेके इहे कैनाल पंजाब में चोलिस्तान तरफ़ ठाहिया वञनि था, इहे न ठाहिनि। असां वटि अॻे ई पाणीअ जो हिते बुरान आहे, पाणी जी खोटी आहे। ये तो बात हुई मुजाहिरीन की, आम किसानों की और मुजाहिरीन की, लेकिन सिंध के जो सबसे बड़े ज़मींदार हैं, जो एक अहम ओहदे पर फायज़ हैं, उन्होंने इन सारे मंसूबों की तौसीक कर दी है। तो ये चोलिस्तान का ये मंसूबा है क्या, इसके आपको बुनियादी फैक्ट्स कुछ बता देते हैं। इसके तहत लाखों एकड़ बंजर ज़मीन आबाद होगी। लंबाई इसकी है 176 किलोमीटर। लागत इस पर आएगी 240 बिलियन रुपीज़। इस कैनाल के लिए पानी निकाला जाएगा रसूल बैराज से। रसूल बैराज पर हम जानते हैं कि पहले से मुतनाज़ा जलालपुर कैनाल निकाली जा रही है। सिंध का एतराज़ है कि इन मंसूबों के लिए पानी आएगा कहाँ से। तो लोग तो एतराज़ करते हैं, जब भी मुल्क में डेवलपमेंट होती है किसी ना किसी को पेट में दर्द होता है। देखने वाले इस तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आदाद व शुमार पे नज़र दौड़ाएं तो हम ये देखते हैं कि गुज़रते वक्तों के साथ हमारे दरिया सूखते गए हैं। बात अगर हो सतलज की, रावी की, ब्यास की, तो हम देखते हैं कि पानी मुसलसल कम होता गया है। 80 और 90 की दहाई में इन दरियाओं में जो पानी का फ़्लो था वो 9.35 मिलियन एकड़ फीट हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 बरसों में ये पानी घटकर 2.96 यानी 2.96 मिलियन एकड़ फीट तक आ गया है। इसी तरह अगर हम सिंध में कोटड़ी बैराज से नीचे दरियाए सिंध के बहाव की बात करें तो उसमें भी ज़बरदस्त कमी देखने में आई है। पिछले 20 बरस में पानी का बहाव 8.6 मिलियन एकड़ फीट से भी कम रहा है, जो कि वो लाजमी मिनिमम हद है कि इतना पानी यहाँ से ज़रूर गुज़रना चाहिए। पिछली 2 दहाइयों के दौरान 10 साल ऐसे नोट किए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से जिसमें दरिया बिल्कुल खुश्क रहा। दरिया सिंध में पानी का जो बहाव है वो ज़्यादातर कम रहता है, लेकिन जब पानी आता है तो फिर सैलाब आ जाता है और तबाही आती है। ये सारा शाखसाना है एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इंडस डेल्टा की जो तबाही है वो तो फिर एक अलग दास्तान है, उस पर हम कभी और प्रोग्राम करेंगे। तो इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं महमूद नवाज़ शाह साहब, सिंध के प्रोग्रेसर फार्मर हैं। महमूद नवाज़ शाह साहब, आपकी जो मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस हैं आबादगारों की, आबादगार बोर्ड है, आबादगार इत्तेहाद है, दूसरी पार्टीज़ हैं, आप उनके साथ हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता ये एक क्रेसेंडो बन रहा है। इससे पहले कि मैं आपका व्यू इस पर लूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं कि पानी कहाँ से आएगा, उस पर वफाक का क्या कहना है? ये इसरार है इसरा का सर, और वफाकी हुकूमत का भी, कि इसमें जो भी पानी की तकसीम होगी वो सूबा सिर्फ अपने हिस्से से देगा और किसी और सूबे का पानी जो है वो डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में सर इरसा से दरख्वास्त की गई थी
और इरसा ने तहकीक के बाद और तमाम डेटा लेने के बाद पंजाब हुकूमत से इस सर्टिफिकेट का इजरा किया है कि ये जो पानी इसमें इस्तेमाल होगा इस बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए, सहराई ज़मीन को, वो पंजाब के हिस्से से जाएगा। ये सर जो कैनाल बनाई जा रही है चोलिस्तान की, ये 6 महीने चलेगी सर। शशमाही कैनाल है जिसमें से 4 महीने पानी इसको पंजाब के हिस्से से मिलेगा जो रेगुलर हिस्सा फ्लोज हैं सर, और 2 महीने जो हैं वो फ्लड वाटर जो आता है वो फ्लड वाटर में से मिलेगा सर। तो जैसा कि वफाकी वज़ीर ने बताया कि इरसा ने परमिशन दी हुई है, पानी जब फ्लड आएगा तब चलेगा, जब फ्लड नहीं आएगा तो पंजाब अपने हिस्से का पानी यहाँ डाइवर्ट करेगा। तो उन्होंने कोशिश की कि सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बदगुमानियाँ हैं, उसको किसी तरह से एड्रेस किया जाए। अच्छा, इरसा की आपने बात की, तो अभी मैं नसीर मेमन साहब का इस पे जो इसी इशू पर कॉलम है वो पढ़ रहा था, तो उसमें जो सिंध के मेंबर हैं इरसा में, उन्होंने तो इसको मुस्तरद किया था, लेकिन जाहिर है कि मेजॉरिटी डिसीजन हुई 4 से 1 इस प्रोजेक्ट के हक में। लेकिन फिर सूबा सिंध का ये भी कहना है कि जी इरसा का ऐसा कोई मैंडेट ही नहीं है तो हम इसे मानते ही नहीं। तो मामला यहाँ फंसे हुए हैं। अजीब बात है वैसे, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही हैं, लेकिन सदर वासिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत कर दी है, ऐसा ही है। तो सिंध सूबा जो है, सिंध हुकूमत मुखालफत कर रही है, लेकिन सदर साहब ने उसकी तौसीक की है कि ये तो बड़े अच्छे मंसूबे हैं। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि ये सारा मामला जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल से जब तक अप्रूव नहीं होता इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन खर्चे हो रहे हैं, तामीराती काम चल रहा है। लेकिन जरदारी साहब ने बगौल आपके मंजूरी दे दी है और पीपल्स पार्टी जी ऐसा ही है, जी ऐसे ही है। वाह वाह वाह, ये एक बाहर एक छोटा सा खुला तज़ाद। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, आपने 6 नाम लिए, चश्मा राइट बैंक कैनाल, कच्ची कैनाल, थल कैनाल, रेनी कैनाल, ये नाम मैं बहुत पुराने सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी चालू हो चुकी हैं और कितनी ज़ेर तामीर हैं। मेरे लिए सिर्फ 2 नाम नए हैं, एक तो चोलिस्तान कैनाल और थर कैनाल। जी सही है, हाँ। बाकी जो कैनाल्स हैं वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उन पर काम चल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ज़ेर तामीर है। ये पूछते हैं महमूद नवाज शाह साहब के साथ जो हमारे साथ हैं। तो शाह साहब, पानी ज़िंदगी मौत का मसला होता है। माजी में भी हमने देखा है कि सूबों के अंदर इस पर टेंशन हो जाती है। अभी जिस तरह मैंने बताया, वफाक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रा बताएंगे कि उनकी जो अश्योरेंसेस हैं उससे तसल्ली क्यों नहीं हो रही? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि यही तो रोना है कि वज़ीर साहब की जो इस वक्त आप स्टेटमेंट सुना रहे थे वो फैक्चुअली गलत है। इरसा ने जो पानी का अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट ये कह के दिया गया है कि पानी जो फ्लड का होगा वो दिया जाएगा। जो PC1 सबमिट की गई है CDWP में, जो वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि 6 माही, वो ये उसमें कहा गया कि ये कैनाल पेरिनियल होगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है इरसा की तरफ से, ये बाय इटसेल्फ एक एक्नॉलेजमेंट है कि पानी हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आप फरमा रहे थे, ये जो चोलिस्तान कैनाल है ये डायरेक्टली रिवर इंडस से निकल भी नहीं रहा। हमारे पास 4 या 5 साल के बाद फ्लडिंग अगर होती भी है तो वो हमारे पास जो डिप्लीटेड हमारा करंट पानी पीने के ज़खायर हैं, जो हमारे लेक्स हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वो रिप्लेनिश करता है कि वो ज़िंदा रहने के काबिल रह सके, वो कुएँ पानी के पीने के काबिल रह सके, दरिया सिंध बिलो सखर पीने के काबिल उसका पानी रह सके। तो ये फैक्चुअली एक गलत स्टेटमेंट है और एक्नॉलेजमेंट है इरसा की तरफ से कि पानी है नहीं। और ये जो चोलिस्तान कैनाल है ये 12 लाख एकड़ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 सहरा की ज़मीन को आबाद करेगा और उसकी कनेक्टिविटी जो सुलेमान की से रसूल बैराज से की जा रही है, वो लिंक कैनाल्स को उसकी कैपेसिटी बढ़ा के की जा रही है। अब सिंध को क्या खदशा है? सिंध को देखें, सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये पानी तो है नहीं। फ्लड कैनाल 5-6 साल के बाद आना है और ये पानी जाहिर सी बात है किसी के हिस्से में से निकल के जाएगा। वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि पंजाब का काश्तकार पानी देगा। हुआ पास्ट में ये है कि जितने भी लिंक कैनाल्स बने हैं उनके ऊपर परमानेंट डिमांड क्रिएट हो गई है, और वो जब परमानेंट डिमांड क्रिएट हो गई है तो लिंक कैनाल का तो काम है एक तरफ से पानी लेना और दूसरी तरफ
छोड़ना उसको। लेकिन उन कैनाल के ऊपर आज आप दूसरी बातें छोड़ दें, आज भी गूगल मैप्स खोल के देख लें और पूरे साल का डेटा चेक कर लें, तो उधर परमानेंट डिमांड क्रिएट हो गई है। अगर आप इस तरह की परमानेंट डिमांड क्रिएट करेंगे तो ना सिर्फ ये कि पानी नीचे नहीं पहुंचेगा, बल्कि जो हमारे जो पानी ज़रात को तो छोड़ दें, पानी जो पीने का है इस वक्त वो वैसे ही इस वक्त शॉर्ट है और भी आगे जाके वो पानी मिलेगा नहीं। अच्छा, अब शाह साहब ये एक कुछ चीज़ अगर आप मेरे लिए क्लियर कर दें, इनका शायद वफाक का शायद कहना है, जो इस प्रोजेक्ट के हामी हैं, उनका कहना है कि जी जैसे पिछले साल एक बहुत बड़ा फ्लड आया था और अगस्त में बहुत बरसात हुई थी, और सतलुज में जो फ्लड आया था वो मेरा ख्याल है कि पिछले 35 सालों में इतना फ्लड नहीं देखा गया था। तो क्या उनकी कैलकुलेशन ये है कि शायद हर साल इस तरह का फ्लड आएगा और फिर उससे इस कनाल को फीड किया जाएगा? क्योंकि इस तरह की तो लग रहा है कि ये तो बहुत एक स्पेकुलेटिव किस्म की बात है ना, क्योंकि वो तो एक गैर मामूली किस्म का इवेंट था। जी देखिए, सबसे पहली बात कि सतलुज का जो पानी है वो इधर आ भी नहीं रहा है। ये तो रिवर इंडस के पानी के ऊपर बात की जा रही है कि वहाँ से पानी ये फ्लड का लेके आएंगे और इधर से आके उसको करेंगे। देखिए, पिछले 2022 तक आप अगर जो रिवर इंडस का डेटा देख लें तो उन 1977 के बाद के जो 20 साल हैं, तो जो सरप्लस वाटर अकॉर्डिंग टू इरसाज ओन डेटा कि जनाब वो 40 MAF सरप्लस था एवरेज, जरा गौर कीजिएगा एवरेज नंबर के ऊपर, और 2002 और 22 के बीच में वो एवरेज नंबर 14 मिलियन एकड़ फीट है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने रिकॉर्डेड डेटा में है। अब एवरेज का मतलब ये है कि अगर वो 10 साल में 2 दफ़ा भी 15-20 और 20-25 गया तो वो एवरेज आपने कह दी कि वो 14 मिलियन एकड़ फीट पानी गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी तो अवेलेबल है नहीं। तो ये एवरेज की नंबर कह के और ये गुफ्तगू सारी की जा रही है। देखें, आप एक और भी तो बात देखें ना, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जनाब इन्वायरमेंटली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, हम तो कुछ करते ही नहीं है इन्वायरमेंट को, हमें पैसे दे दें, पैसे मांगते फिर रहे हैं आप। फिर आप खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को आपके लॉसेज होंगे। वर्ल्ड बैंक के नंबर्स हैं, हम तो अपने नंबर्स कह भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। $2 बिलियन के एनुअल लॉसेस हैं इंडस डेल्टा के, वो उन्होंने राइटिंग में दिए हुए डेल्टा की डिस्ट्रक्शन के, एंड दैट इज विदाउट दीज कैनाल्स। और अगर अब ये कैनाल बन जाएंगे तो आप समझें कि ये पानी की सूरत हाल जाके इधर क्या बैठेगी। आप जो फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं वो कहाँ है फोरकास्टिंग की बात? वो समरी जो CDWP में पेश की गई है उसमें तो ये कहा गया है कि यहाँ फ्लड का पानी होगा, या पंजाब अपने हिस्से का पानी देंगे, या दियामिर भाषा का पानी आएगा। दियामिर भाषा का पानी तो रिप्लेसमेंट डैम है तरबेला का, एक बात। दूसरी बात ये कि वाटर रिकॉर्ड के तहत आप कभी भी एडिशनल कमांड एरिया नहीं ला सकते अनटिल एंड अनलेस सूबा अपने डिमांड्स को शॉर्टन करे। तो फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट्स के थ्रू आपने जो बेसिक CDWP की मीटिंग से आपने पास करा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। इट हैज़ टू गो फर्स्ट टू CCI और उसके बाद CDWP में आना चाहिए। तो ये जल्दी समझ में नहीं आ रही कि इतनी क्या पड़ गई है कि और काम छोड़ के एक तरफ पैसे नहीं और दूसरी तरफ भागदौड़ मच गई है। महमूद नवाज शाह साहब, जल्दी तो हमें तब भी नहीं समझ में आई थी जब 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से मंजूर हुई है, तो इसमें भी जल्दी ज़ाहिर है समझ में नहीं आएगी। एक कन्फ्यूजन है मेरे जहन में, मैं चाहूँगा कि आप मदद करें कि ये 6 नई कैनाल्स का झगड़ा है या सिर्फ अभी फ़िलहाल चोलिस्तान कैनाल का झगड़ा है? देखें, इस चोलिस्तान की बात इसलिए है कि इसको एक्सपेडाइट किया जा रहा है इसमें, और इसका तो CCI से भी अप्रूवल नहीं है। और आप पहले भी अपनी गुफ्तगू में जो फरमा रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि जैसे कच्ची कैनाल है, रेणी कैनाल है, तो वो CCI से अप्रूव पहले पास में कराए गए हैं, लेकिन उनकी कमांड एरिया नहीं बनी हुई। हम तो जो कैनाल, ये पंजाब की बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि सिंध में जो कैनाल बनाए जा रहे हैं, जो थर्ड कैनाल सो कॉल्ड प्रोसेस जो इसको बात की जा रही है, विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रेणी कैनाल, हम तो उसकी भी अपोजिशन कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, दुनिया के लोग आपको कह रहे हैं कि आप 90% पानी एग्रीकल्चर में इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नॉन सस्टेनेबल है। दुनिया की एवरेज 75% है। आप पानी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप इस वक्त पर ड्रॉप जो क्यूबिक मीटर पर केजी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 0.13 kgs पर क्यूबिक मीटर, हिंदुस्तान आपसे दुगना कर रहा है।
0.30 प्रोड्यूस कर रहा है केजीज पर क्यूबिक मीटर, आप चाइना से 3 टाइम्स कम है। तो आप अपनी उस प्रोडक्टिविटी को नहीं देख रहे, आप अपनी डिमांड को बढ़ाए जा रहे हैं। जिधर वैसे ही लॉसेस हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है, तो वहाँ पे तो आपको कोई भी गेन्स नहीं आने लगे हैं पानी के इस्तेमाल के। मतलब पावर प्लांट बना दो लेकिन बिजली की तारें ना लगाओ। महमूद नवाज साहब, एक हमें ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, तो हम बात कर रहे हैं दरिया सिंध के वसाइल की, उसकी मुनसिफाना तकसीम की। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, जैसे अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी और आपने कहा कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप अपस्ट्रीम जो है वो बंजर ज़मीनें आबाद कर रहे हों और नीचे जो है वो आबाद ज़मीनें बंजर हो रही हों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी सुनते आए, जब भी हमारी वापडा वालों से बात हुई या इस्लामाबाद में पॉलिसी एक्सपर्ट से बात हुई, तो वो कहते थे कि जी इतना सारा पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, देखें सैलाब आ रहा है, इसको हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है पूरी दुनिया में? जब दरिया पे कोई प्रोजेक्ट्स हों, टेल एंडर्स के क्या होते हैं राइट्स, क्यों वो शोर मचाते रहते हैं? और इसकी तस्दीक कीजिएगा शाह साहब के क्या लोअर राइपेरियन का हक ज़्यादा होता है या अपर राइपेरियन का? देखिए, दुनिया में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, क्योंकि जो बेसिन्स हैं अक्रॉस कंट्रीज कोई 150 के करीब हैं दुनिया सारी में, और ये लॉ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब इंडस बेसिन ट्रीटी के भी बाद इवॉल्व हुआ है, और उसमें बड़ी बात एक क्लैरिटी के साथ की गई है कि बेसिन का पानी का इस्तेमाल और उसके हुकूक वो सारे ममालिक जहाँ से वो गुजरता रहा है, उन ममालिक में शेयरिंग के हिसाब से और बेसिस से वो डिवाइड होना है। ये एक गिवन प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के तहत पानी के ऊपर अगर कोई तकरार है तो उसके ऊपर ही फैसला किया जाता है। जी, अच्छा, ये आपने बात की ना कि वापडा वाले कहते हैं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं। अब आपको पता है मेरे कई रिश्तेदार सिंध में और कई मेरे रिश्तेदार पंजाब में। तो जब भी मैं पंजाब जाता था ना, तो हमेशा जब ये टॉपिक आता था तो कहते थे कि यार आप लोग तो अपना सारा पानी ज़ाया कर देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। फेंक देते। तो मैं अक्सर कहता था, मैंने कहा यार आपका क्या ख्याल है कि दरियाई नील किसी के घर के पानी के टैंकर के अंदर जाती है, वो भी समुद्र में ही जाती है ना। इट इज़ द नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स। अच्छा, नेचर वेचर छोड़ें, हाँ हम बड़े हैं नेचर से, क्या फ़ायदा होता है? आपका पूरे डेल्टा का इकोसिस्टम बनता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार तो क्या कुछ परिंदे हैं वो दरबदर हो जाएंगे वहां से, कुछ मैंग्रोव्स हैं, नहीं, एक तो आपकी पूरी जो मैरीटाइम इकोनॉमी है वो इस पे चलती है, द फ्रूटिलिटी ऑफ द डेल्टा। हमने शाह साहब कई बार देखा है, कुछ मेरे ख्याल पिछले साल या उससे पहले की साल की बात है कि एक लॉन्ग मार्च भी हुई थी कि यार हम लोग खत्म हो गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जो बचा कुचा हाल है इंडस डेल्टा का, वहां क्या होगा और इससे क्या नुकसान होगा? हाँ, और अभी क्या बचा हुआ है? अभी क्या बचा हुआ है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई कैनाल ना भी बने तो भी हमारी डेल्टा दिन ब दिन उससे अफेक्ट होती जा रही है। तो जो पानी आता है ऊपर से, वो दो चीजें लाता है। एक पानी होता है, उसके साथ सिल्ट होती है। हमारे जो एशिया के रिवर्स हैं, दे कैरी वन ऑफ द लार्जेस्ट लोड्स ऑफ सिल्ट। तो ना सिर्फ पानी बल्कि सिल्ट जब उस एरिया में पहुंचता है तो वो एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है, और जब आप पानी को रोकते हैं तो वो सिल्ट वहां पे ब्लॉक हो जाती है, जो कि तरबेला को इस वक्त ब्लॉक कर रही है। तो एक आप जब पानी ब्लॉक करते हैं तो आप उसका सिल्ट भी ब्लॉक कर देते हैं, और साथों साथ वो तो अगर आप ये कैनाल नहीं बनाएंगे तो आपकी डेल्टा तो इज अ गॉन केस। कहाँ पे आपकी डेल्टा इस वक्त रिवाइव हो रही है या चल रही है? यहाँ पे वो तो वैसे ही गॉन केस है। हम तो ये कह रहे हैं, देखें, हम कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ना हम सियासी लोग हैं, हम तो अपने कमर्शियल फार्मर्स हैं, और हमें तो इन्होंने दीवार के साथ लगा के कहा है कि भाई तुम सड़कों पे निकलो। हमें सड़कों पे निकलना आता भी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अप्रूवल किए जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये अगर इस तरह की डेवलपमेंट का पैराडाइम इस मुल्क में रखा गया तो पानी पीने का लोअर स्ट्रीम में अवेलेबल नहीं होगा। आप ईसा का पानी मूसा को देके ये मुल्क में इस तरह से कानून साजी नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। तो ये पानी पीने की बात है। ज़राअत का पानी तो इम्पैक्ट कर गया, वो तो ऑलरेडी कर रहा है, उसके तो निशानात 2000 हैं, आप जाके देख लीजिए। कहे तो मैं आपको मिसाल बता देता हूँ उस चीज़ की।
अच्छा शाह साहब, अभी आप ज़ाहिर के एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं आबादगार सारे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस मामले पर सिंध गवर्नमेंट फिर कहाँ खड़ी है? जी देखिए, हमारे ख्याल में कि सिंध गवर्नमेंट इज़ अपोजिंग और वो अपोज कर रहे हैं, और जो हमें बताया गया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो लेटर भी लिख रहे हैं और वो बातें भी कर रहे हैं कि ये कैनाल नहीं बनने चाहिए। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी, लेकिन देखें इर्रिस्पेक्टिव कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है नहीं करती, हम समझते हैं कि हमें लोग ये कहते हैं जो आप ये बात कर रहे थे कि देखिए वो तो कैनाल काम भी हो रहा है, वो चल भी रहा है, तो हमने कहा यार हम हिस्ट्री में ऐसे नहीं जाना चाहते कि हमने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, तो हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, ये कोई ज़िद की बात नहीं है। हमें अगर कोई लोग समझा देते हैं अक्रॉस द टेबल तो हम बात करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जितना भी बस में है ये 6 कैनाल, और उसमें सबसे आगे जो ज्वेल इन द क्राउन जिसको चोलिस्तान कहा जा रहा है, वो एक पाकिस्तान की यकजहती के लिए एक मेरे ख्याल में दरार लगाने वाली ये प्रोजेक्ट की बात है, और अगर ये प्रोजेक्ट करते भी हैं तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान होगा, और हम जाहिर सी बात है उसको सस्टेन तरीके से और काम छोड़ के भी प्रोटेस्ट करेंगे। दैट्स द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि झगड़े का हल इस तरह निकल सके कि जैसे आपने इरसा के बारे में फरमाया कि वहाँ वोटिंग होती है कि जी 4 जो नुमाइंदे हैं, 3 अगर एक तरफ हो गए तो काम हो गया, और अगर एक सूबा जो सबसे ज़्यादा ख़ुद को मुतासिर समझ रहा है वो मुखालफत भी कर रहा है तो उसकी मुखालफत की कोई हैसियत नहीं है। तो इतने जो सेंसिटिव मसाइल हैं जो कि वफाक को मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं, उसमें वोटिंग पैटर्न की बजाय मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले की तरमीम होनी चाहिए या नहीं? देखिए, इरसा के कानून में बड़ा सादा अल्फाज में लिखा गया है, और मेरे ख्याल में वो ठीक है बात कि अगर इरसा में कहीं पर डिसएग्रीमेंट होता है तो सूबा कानूनी तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगेंस्ट दैट ओपिनियन जा सकता है, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली इरसा के अप्रूवल से पहले ये CCI में जाना चाहिए था, और अगर इस तरह का कोई सर्टिफिकेट दिया भी है इरसा ने तो इस वक्त इस फॉल्टी जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई ऐसी हैसियत बनती नहीं है। 3 लोग बैठ के अगर कोई किताब में गलत चीज़ राइटिंग में लिख के दे देंगे तो वो कोई पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई वो आसमान से उतरा हुआ सहीफ़ा तो नहीं होगा जिसके ऊपर आंखें बंद करके सबको अमल करना है। नहीं तो शाह साहब, क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध को वीटो हासिल है क्या? वहाँ पे वो उसको रोक सकते हैं क्या? वहाँ पे कंसेंसस से बात होती है। अच्छा, काउंसिल ऑफ कॉमन। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद कि मेरे ख्याल नवाज शरीफ के दौर में भी और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कालाबाग डैम के लिए एक बड़ी हैवी पुश हुई थी, पहले भी थी, आई नो, जनरल ज़िया के टाइम में जनरल ज़िया ना कर सका, जनरल मुशर्रफ ना कर सका। मसला यहाँ पर है कि अगर काम शुरू है, एक चीज जब एक चीज बन जाती है ना तो फिर वो ग्राउंड रियलिटी लेकिन उस टाइम पे देखें 3 सूबे थे, इस वक्त सिर्फ एक। इस दफा ये जो आवाजें उठ रही हैं अभी ये सिंध से उठ रही है। एक और चीज भी है कि जब एक चीज बन जाती है ना वो इस्तेमाल होती है। अब अगर आपने इस कैलकुलेशन पे की है कि नहीं जी जब फ्लड आएगा फिर हम इस्तेमाल करेंगे, यार आई थिंक फ्लड्स आर अनप्रिडिक्टेबल, आप उसकी बुनियाद पर इस तरह की प्लानिंग शायद नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में इंडस बेसिन का जो फ्लो है वो 30 से 40% कम होगा। तो मतलब अभी जो हाल है ना, तो जो ऑलरेडी कैनाल्स हैं उनके लिए पानी नहीं होगा। हाँ, देखिए इनकी वही बात सारे एक ही पॉइंट था कि जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। 100%। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और एप्लीकेशन जो PTA ने बैन कर दी है, पाबंदियों पे पाबंदियां लग रही हैं, इस ताज़ा पाबंदी पर एक बात करेंगे। जी, तो शायद आप सवाल पूछ रहे हो कि हमने सेगमेंट का आगाज इंडियन फिल्म सिलसिले के इस गाने से क्यों किया। मुझे पता है लाहौर में स्मॉग है, इसका आसमान नजर नहीं आ रहा। यार अब एक सेकंड ना, वो बाद में क्या मतलब, अब हो सकता है कि हमारी नशरियात हैक हो गई हो, नहीं, क्या हम पागल हो गए हैं शायद, लेकिन असल वजह यह है कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ब्लू स्काई अब पाकिस्तान में भी
इसको भी बज़ाहिर ब्लॉक कर दिया गया है। अब नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आ रहा। ब्लू स्काई वैसे ही लाहौर में आजकल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये उस ब्लू स्काई की बात नहीं हो रही, ये हम ब्लू स्काई ऐप की बात कर रहे हैं। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि ब्लू स्काई है क्या। तो ये एक ट्विटर के तर्ज पर एक बनी हुई एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ये एक वक्त पे ट्विटर का हिस्सा ही थी। जो ट्विटर के बानी है जैक डॉर्सी साहब, ये उनका एक पेट प्रोजेक्ट था। फिर आई थिंक पिछले साल ये जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया तो ये अलहदा हो गया और अब ये एक मुख्तलिफ कंपनी है। जे ग्रेबर साहब इसको चलाते हैं। अच्छा, देखने और इस्तेमाल करने में ये बिल्कुल पुराने ट्विटर की तरह है, मतलब इलॉन मस्क से पहले का जो ट्विटर था। आप इसमें लोगों को ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो आपकी पोस्ट नहीं पढ़ सकते, और इसमें जो कंटेंट मॉडरेशन है वो कदरन बेहतर है, क्योंकि आपको पता है इलॉन मस्क की जो ट्विटर है उसमें उन्होंने सारी जो पाबंदियां थी वो हटा दी थी, ब्लॉक्ड अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया था वगैरह वगैरह। वहां पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, हेट स्पीच करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ब्लू स्काई में कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा, पहले ये इन्विटेशन ओनली थी कि अगर मेरे पास अकाउंट है तो मैं आपको भेज सकता हूं, उस वक्त आप ज्वाइन कर लें, आप शाहजेब को भेजेंगे, हम फिर ब्लू स्काई पर आ जाएंगे। फरवरी में उन्होंने बाजार खोल दी, कि दुकान खोल दी कि यार जिसने भी आना है आ जाए। और आज उनके पास तकरीबन 2 करोड़ मेंबर्स हैं। कंपैरिजन में ट्विटर के पास 40 करोड़ है, ठीक है, लेकिन ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। और 10 लाख रोजाना, 10 लाख रोजाना। अमेरिकन इलेक्शन के बाद, क्योंकि लोगों ने, जो अमेरिकन है, उन्होंने कहा कि जी इलॉन मस्क ने जिताया ट्रंप को, अब ये हुकूमत का हिस्सा भी बन रहा है, हम इस ऐप को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आप ट्विटर पर हैं, जाहिर है अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वीपीएन के इस्तेमाल के साथ आप ट्विटर देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई लोग पोस्ट कर रहे हैं, जी आई एम मूविंग टू ब्लू स्काई, गुड बाय, मुझे यहाँ फॉलो कर दें। अब ज़्यादातर गोरे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने ये देखा तो अब मुझे, और वो भी अपने अकाउंट्स बन रहे हैं कि आई एम लीविंग दिस ऐप, आई एम गोइंग टू ब्लू स्काई। हालांकि पता नहीं उनको क्या तो क्या, हो सकता है भेड़ चाल है, हो सकता है कि एक ट्रेंड चल रहा है तो सर हम भी इसमें आ जाते हैं, या हो सकता है कि ट्विटर पर जो बंदिश है उससे तंग आके लोगों ने कहा कि यार ये तो खुला हुआ है, मुतबादिल है और तकरीबन उसी तरह का है, हम यहाँ चले जाते हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा देखा था ब्लू स्काई को, तो उसमें अब कई पाकिस्तानी अकाउंट्स भी आ गए हैं। मैंने काफी नून लीग का कंटेंट देखा है, बाय द वे, PMLN की डिजिटल टीम्स और उनके सपोर्टर्स वो भी पोस्ट कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। और पीटीआई का भी जाहिर है, लेकिन माय पॉइंट इज कि देखो सरकार। हाँ, मतलब मैंने उनको भी देखा है, सरकार को भी देखा है वहां पे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अभी 10 मिनट पहले तक अगर आप ब्लू स्काई को एक्सेस करने की कोशिश करें पाकिस्तान से तो एकदम पता लगता है कि ये भी ब्लॉक्ड है। और फिर अगर आप अपना VPN ऑन करके उसको ट्राई करें तो 100 बिस्मिल्लाह, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब कौमी सलामती को ब्लू स्काई से भी खतरा। यार यही मैं कहने वाला हूँ कि एक्स से तो कौमी सलामती को खतरा हो गया था 18 फरवरी को, बिल्कुल समझ में आता है। दहशतगर्दी का फरोग हो रहा था, पता नहीं उस पर फांसी देखी जा सकती है, अगर आप कोशिश करें तो मिल जाती है। लेकिन ब्लू स्काई को तो अभी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल करना भी नहीं शुरू किया था। अभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव। अभी तो ब्लू तस्वीरें देखने वालों ने जो है उनकी आंखें भी नहीं भीगी नहीं, उससे पहले ही उसका गला घोंट दिया। ये सिर्फ जो सन 70 में पैदा हुए उनको इस बात हिफ्ज़े मा तक़द्दुम इसे कहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं ब्लू स्काई की लानत से बच सकें। एग्जैक्टली। अब जहाँ तक VPNs की बात है तो हमने अक्सर इस पे, कल भी इस पे हम बात कर रहे थे, यकीनन आने वाले दिनों में इस पे बात करते रहेंगे। जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है, तो उनके जो चेयरमैन हैं सजाद मुस्तफ़ा सैयद, उन्होंने भी कहा है कि यार भाई खुदा के लिए कुछ सोच लें, क्योंकि अगर VPN बैन होते हैं तो सालाना पाकिस्तान की जो उभरती हुई IT इंडस्ट्री है उसको 100 से $150 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ये बताओ, मुल्क की सलामती पर कोई कीमत, यकजहती और इत्तेहाद की कोई कीमत हो सकती है? बिल्कुल। तो वो जो एक और तंजीम है पाशा, ये पाशा की तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये दूसरे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। अच्छा, आप विस्पैप की बात कर। हाँ, उन्होंने क्या कहा? विस्पैप के जो चेयरमैन है शहजाद अरशद साहब जी, उन्होंने भी कहा है कि VPN पे मुकम्मल पाबंदी से IT एक्सपोर्टर्स, एकेडमिक रिसर्चर्स और तरसीले ज़र यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे जायज़ और क़ानूनी कामों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जो भी कदम उठाना है ऐसे उठाया जाए कि मईशत से जुड़े ये अहम शोबे मुतासिर ना हो। जी, लेकिन अगेन ये लोग अब कह रहे हैं, ये लोग अब कह रहे हैं, लेकिन कई महीने तक तो ये पाशा और ये तो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब ये पूरा थ्रॉटलिंग चल रही थी तो वो हम हमेशा देखते हैं ना कि शुरू में जब ये पूरा रुझान
उसका आगाज़ होता है उस वक्त बहुत सारे लोग फेंस पे बैठे रहते हैं, लेकिन जब अब ये अनबेरेबल हो गया है तो फिर ये इनके अच्छा, फेंस पे बैठने की एक और भी वजह होती है, स्पेशली इन तरह की जो तंजीमें हैं ना, बिकॉज दे इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि उस वक्त तक ना उम्मीद हो, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी सी यकीन दहानी की यार टेंशन ना ले, सब सेट हो जाएगा। लेकिन जब पता है कि यार कुछ सेट नहीं है, ना ही कुछ सेट होने वाला है, हाँ सेटिंग होगी लेकिन सेट नहीं होगे तुम, तो फिर थोड़ा सा इस तरह का फिर पसीने छूटने अच्छा, तुम एक टेक्निकल आदमी हो, एक और बात बता दो। बिल्कुल नहीं हो। पीटीए का कहना है कि 30 नवंबर के बाद गैर रजिस्टर्ड वीपीएन काम करना बंद कर देंगे। टेक्निकली इज इट पॉसिबल? यार मैं इतना टेक्निकल नहीं, उन्होंने कहा है कि उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। देखिए एक अगेन मैं ये देखता हूँ कि अगर आप मुत्तहिदा अरब अमीरात जाएं और काफ़ी लंबा नोट है ना उनके पास, काफ़ी लंबी टेक्नोलॉजी भी है, उस नोट से खरीदते हैं। अगर मैंने वहाँ व्हाट्सएप चलाया वीपीएन पे सर, तो अगर वहाँ पर नहीं हो सकता इस तरह की, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना सीरियसली लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कर। अब अगर मेरा वीपीएन सिंगापुर से ट्रैफिक ला रहा है तो इन्हें पता चल जाएगा कि सिंगापुर से आ रही है। पता नहीं। देखिए वही बात है ना कि जिसको टारगेट करना होगा, हाँ जिसके वीपीएन को टारगेट करना होगा, उसका कानूनी जवाब होगा कि आप एक अनरजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। पहले तो पता लेना कि शाहज़ेब लाइसेंस है, लेकिन पहले तो ये पता करना होगा ना कि शाहज़ेब जिलानी वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, वो कैसे पता करेगा? अब वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक किताब याद आती है कॉल्ड द रशियंस, बड़ी आला किताब है, वो रशियन सोसाइटी के बारे में है 60s और 70s में। तो वहाँ पे लोगों से पूछा गया, उसने कहा कि यार इतनी पाबंदियाँ, इतनी सर्वेलेंस, तुम लोग जिंदा कैसे हो? ने कहा कि क्योंकि हमारी रियासत ना, ये रशियन रियासत है और ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंट है। अगर हम जर्मनी में होते ना एफिशिएंट रियासत में और यही पाबंदियां होती, हम मर गए होते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फुल फैशिज्म से बच रहे हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट। ब्लेसिंग, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हम इसको मजीद ना उकसाएं उनको। मजीद ना उकसाएं, मैं नहीं कुछ कह रहा। मैं आपको लेकिन खबर देना, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, कोई 2-3 वर्कशॉप्स का की मार है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है कि आज ब्लू स्काई पर पाबंदी लगी है, शायद इसकी एक वजह है कि इस हफ्ते की एंड में कोई एक 24 जलसा वलसा होने वाला है, मैंने सुना है, कोई एहतजाज धरना, है ना। तो अब सवाल एक ये बनता है कि अगर कल इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी इस तरह की कंटेंट अपलोड करने लगे तो क्या वो भी बैन होगा? बिल्कुल होगा। अगर YouTube 3 साल के लिए बैन हो सकता है एक वीडियो पे, कंट्रोवर्शियल वीडियो पे, जो कि रिमूव होने के बाद भी बैन है, 2 साल नहीं खुला। नहीं यार, हमने उनको सही सबक सिखाया था, हमने अपनी कोई 4 सिनेमा जला दिए थे उस वीडियो के खातिर। तो ओके, स्पीकिंग ऑफ द एजिटेशन, तो अभी PTV न्यूज़ सरकारी टीवी चैनल कि अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ी मजेदार एक खबर आई है, सरकारी जराए से, मैं नहीं कह रहा, ये PTV कह रहा है, मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ अगर हमारे पास है वो स्क्रीनशॉट, इसका नहीं भी है तो मैं पढ़ के दे देता हूँ कि अब बड़ा एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन होने वाला है और जो शरपसंदी में मुलव्विस अफराद हैं उनके इस पर गौर किया जा रहा है कि उनके पासपोर्ट्स और उनके शनाख्ती कार्ड्स को भी कैंसिल किया जाए और सिम ब्लॉक और सिम भी ब्लॉक किया जाए, जाहिर है। और जो अगर स्टूडेंट्स, पता चल गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस धरने या शरपसंदी में मुलव्विस हैं तो उनकी तालीमी असनाद और दाखिले भी मनसूख किए जा सकते हैं। ये ज़ेर गौर है, फैसला नहीं हुआ है, ये खबर है। मतलब तो एक तो यूथ टारगेट होगी, ठीक है ना, और दूसरा मेरा ख्याल है ये जो सारी पाबंदियां लगेगी, सबसे ज़्यादा परेशानी होगी जिसका सिम ब्लॉक होगा, ये सिम ब्लॉक करना। अच्छा, ब्लू स्काई पे मैंने जो भी देखा है ना, जो भी लॉगिन करता है ब्लू स्काई पे, उसका यही होता है कि हेलो मैं आ गया हूँ, मेरे कोई जानने वाले हैं, और फिर सन्नाटा, मतलब कोई जवाब नहीं देता। तो इतनी टेंशन क्या है यार, जब मेरा ख्याल है कि 90% पाकिस्तान ने तो आज सब यार पहले फॉरवर्ड प्लानिंग का नाम सुना है? फॉरवर्ड प्लान अक्सर मैं करता रहता हूँ, फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। तो आपकी तरह का कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है, अगर जी अभी आइए, मैं तो फिलहाल बंद ही कर दे, पाकिस्तान के अगले 50 साल देख रहा है। चलो एटलीस्ट विजन तो है, विजन। चलो वक्फा ले लें, वक्फा। इजराइल ने इतने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया है कि अगर आप रोज़ाना एक बच्चे की जनाजे में शिरकत करें तो आपको 27 साल लग जाएंगे पूरे जनाजों में शिरकत करते हुए, और अभी कत्ल जारी है। तकरीबन 44%
जो लोग मारे गए हैं फ़लस्तीन में, उनमें से 44% बच्चे हैं और सबसे कम उम्र का बच्चा की उम्र सिर्फ 1 दिन की थी। जो बमबारी से नहीं मरते उनको गोलियों से मारा जाता है, जो गोलियों से नहीं मरते उनको भूख या बीमारी से मारा जाता है, और जो बच जाते हैं वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली स्कार्ड होते हैं। कुछ तो बच्चे हैं जो ज़िंदगी शुरू होने के पहले ही जिनकी मौत आ जाती है, जैसे कि ये फ़लस्तीनी बच्ची अला अल बदरसावी, इसके घर के बराबर में बमबारी हुई थी और खौफ से, सिर्फ बमबारी के खौफ से इसका दिल रुक गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको, हालांकि वो बच्चे हैं, हालांकि उनकी कुछ 6-7 साल की उम्र होगी, उनको वालिदैन का किरदार अदा करना पड़ता है अपने भाई बहनों के लिए, जैसे ये लड़की जो अब अपने भाई बहनों का ख्याल रख रही है आफ्टर इज़राइल किल्ड हर पेरेंट्स। और कुछ बच्चे हैं शायद जिनको पता है कि हम नहीं बचेंगे। एक शुमाली गज़ा में एक घर के ऊपर बमबारी हुई और उसमें एक बच्ची की लाश बरामद हुई और उसकी टांग के ऊपर लिखा हुआ है मेरा नाम नूर है और मेरी अम्मी अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम नहीं बचेंगे, वालिदैन तो कभी नहीं सोच सकते ना कि हमारे से पहले हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने हमारे से छिन जाएंगे। जैसे कि ये माँ जो अपने बच्चों के लिए खिलौने ख़रीदने गई, जो भी बचे कुछ पैसे थे उनके पास, और जब वो वापस आई तो उसको पता लगा कि घर पर इजरायली बमबारी हुई है और जिस बच्चे के लिए वो खिलौने ख़रीदने गई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो सब कुछ है ये एक डिलिबरेट इजरायली पॉलिसी है बच्चों को निशाना बनाने। और जो भी डॉक्टर आते हैं गज़ा से, जितने भी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते जाते रहते हैं, रिलीफ वर्कर्स, उनका यही कहना है। सुनिए। What I think I found particularly disturbing was that a bomb would drop maybe on a crowded, tented area, and then the drones would come down and pick off civilians, children, and we had description after description. This is not, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children. He would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped and this quadcopter came down and hovered over me and shot me. And that's clearly a deliberate act, and it was a persistent act, persistent targeting of civilians day after day. इससे बोला नहीं जा रहा। नहीं, इसे बोला नहीं जा रहा। पूरा क्लिप आप सुनेंगे तो और भी बहुत डिटेल्स हैं, मैं नहीं सुना सकता था। यह है डॉक्टर निज़ाम महमूद, ब्रिटिश सर्जन। लेकिन बच्चे आखिरकार फिर भी बच्चे होते हैं, और आपको पता है अगर आपके बच्चे हैं, अगर बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन रहती है तो जब वो किसी बड़े की मदद करते हैं, अपने वालिदैन की मदद करते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। जैसे ये बच्चे, इन्होंने मुख्तलिफ औजार लेकर, ट्रक की बैटरी लेकर, एक पंखा लेकर अपने वालिदैन के लिए एक ब्लेंडर बनाया है जिसमें वो चने मिक्स करके ना अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए हुमस बना रहे हैं। तो मतलब कि इस तरह की सूरत हाल में भी ये ऐसे काम कर लेते हैं, या यकीनन ये कोई मुख्तलिफ कौम ही है जी। और क्योंकि बच्चे बच्चे हैं तो जहाँ थोड़ी बहुत शुगल का मौका मिलता है वो ले लेते हैं। ये गज़ा के बच्चों ने अपनी एक वीडियो बनाई है, अपने कातिल से बदला ले रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको बैत लैया की सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त गज़ा में आपको पता है कि मौसम सर्दा है, बारिश हो रही है, और अब इज़राइल ने वहाँ पर खैमों की दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब आप खैमे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा क्या भेज रहे हैं? कफन। ये है कफन के, देखें हम आपकी जान नहीं बचा सकते लेकिन कम से कम हमने आपको कफन दे दिया है ताकि जो आपके लोग कत्ल हो रहे हैं उनको आप दफना सके। वैसे अगर आप देखें बैत लैया की जो रेफ्यूजी कैंप में सूरत हाल है, शदीद बारिश हो रही है क्योंकि टेंट्स नहीं हैं, लोगों ने चादरें बिछाई हुई हैं, प्लास्टिक शीट्स बिछाई हुई हैं, ठंड से कांप रहे हैं और इनको भूख से मारा जा रहा है। इनकी ज़बानी इनकी अपनी कहानियाँ सुन लें। السلام عليكم. شو صار معك يا اختي؟ خبطوا علينا قدايس طول الليل، ما نمناش ورموا علينا مناشير،
قالوا لنا اطلعوا طول اليوم ما نمناش منهم. حسبنا الله على الدول ما هي راضية تدخل علينا، بدناش دعم، بدناش مساعدات، ما هم يخلصوا لنا، بدنا شكل وشرب، بدنا نصوم. الحمد لله على السلامة. حسبنا الله في هالدول. الحمد لله على السلامة. والله احنا عشنا ايش بدي اقول لك؟ والله عايشين على التراب. هيك انا عازب الحمير هيني قاعد، انا عازب الحمير هيني قاعد، هاي الزبله هاي شايفها اخو، خذ زبل الحمير. انا قاعد على زبل الحمير وبقول ما الي الا انت يا رب يا رب يا رب، غير الله بنطلبش الرحمه. اولادنا استشهدت يا حج من غير ظلم وعدوان، اولادنا اللي صارت استشهدوا، الدم هيو على صدري هاد وعلى صدري هيو هاد، الولد استشهد في حضني. ما مسحتوش؟ ما رضيتش امسحها بعد 40 يوم، لازم امسحها بعد 40 يوم. अक्सर कहा जाता है, बहुत लोगों ने भी कहा है, मेरा ख्याल है कि महात्मा गांधी ने भी ये बात की थी कि आप एक माशरे को आप इस तरह जज कर सकते हैं कि वो जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं, यू नो, बेज़बानों का ख्याल कैसे रखते हैं। तो ज़रा ये देखिए, एक बैत लैया से जो नकल मकानी कर रही है लड़की, उसने कहा कि मैं अपनी कोई सामान नहीं लाई, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी बिल्ली को पीछे छोड़ के चले जाऊं, क्योंकि पता नहीं इसका क्या होगा। और देखें कि सिर्फ एक बिल्ली के होने से उसकी शक्ल पर मुस्कुराहट है अभी भी, मतलब, और जिनके पेट्स हैं तो उनको पता है कि उनके लिए कितनी ये इम्पॉर्टेंट होती हैं एज अ मॉरल सपोर्ट टूल। अच्छा, बैरूत में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी बमबारी चल रही है। और दहिए में जो हमेशा इजराइल के निशानों में है, यहाँ पर इस फुटेज में मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिल्डिंग पर एवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पर हम बमबारी करेंगे। तो यहाँ पर एक बंदा चिल्ला कर वहाँ पर जितनी भी जो बिल्लियाँ घूम रही होती हैं ना, उनको बुला रहा है अपनी तरफ कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर तुम मर जाओगे। हमने 1000 बार देखा है कि जितनी भी तकलीफ़ फ़लस्तीनी देख रहे हैं या लेबनान के शहरी देख रहे हैं, वो फिर भी एक दूसरे की मदद करते हैं और कर रहे हैं, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़रा हम देखते हैं कि इज़राइल में क्या हो रहा है। पिछले रोज़ हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव पर बमबारी की, कुछ रॉकेट्स गिरे, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ शदीद ज़ख्मी हुए और कुछ इमारतों पर नुकसान पहुंचा। अब ये आने वाली फुटेज देखें, जब जहां बमबारी हुई है लोग वहां से भाग के निकलते हैं, ये भाग के जाता है, गाड़ी उसको लगती है, ठीक है, उसको घसीटते हुए ले जाती है आगे। ये दो खवातीन आराम से वहां खड़ी हुई हैं, कोई उसकी मदद पे नहीं जा रही, और अब अगर आप देखें वो गाड़ी आगे निकल जाती है किसी की खैरियत पूछे बगैर। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो क्या कहते हैं ना, फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि ये कौन है और वो कौन है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।